ओके और छठी जीत और मैं कहूँगा सबसे अच्छी जीत अब तक की, क्योंकि एक तो अब तक हम चेज कर रहे थे और हम चेज में खैर काफ़ी माहिर हो चुके हैं अब, जिस तरीके की हमारी बैटिंग रही है। लेकिन ये एक मैच जिसमें हम टॉस हारे, उसके बाद ऑब्वियसली हमारा तो एक एम यही रहता है कि हम टॉस जीत के पहले चेस मतलब पहले टारगेट सेट करें, टीम को बोलें टारगेट सेट करने को, उसके बाद हम टारगेट को चेस करें। ये अब तक का हमारा एक एम रहता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, हमको पहले बैटिंग करनी पड़ी, टफ कंडीशंस थी। रोहित ने बहुत अच्छी बैटिंग की वैसे, और कल मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि कल बहुत सारे लोग ये थे कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से कल ठीक था रोहित को मिला, क्योंकि एक टफ पिच पे रन्स की बहुत वैल्यू होती है। 87 रन्स जो उन्होंने बनाए, तो खैर उन्होंने रन्स बनाए, और इंटरवल पे लग रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि 25 ओवर में 30 ओवर में इंग्लैंड चेज कर लेगा शायद। लग तो ऐसे ही रहा था। हाँ, क्योंकि ड्यू का फैक्टर है, सब कुछ है, और चेज करना ईजी था, और रन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे हमने। लेकिन कल जो एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा बॉलिंग अटैक वाकई में वर्ल्ड का बेस्ट है इस समय। और देखिए, आपको मैच अल्टीमेटली बॉलर्स जिताते हैं, क्योंकि टीम को दूसरी टीम को आउट करना होता है और इकोनॉमी अच्छी देनी होती है। बुमराह मेरे ख्याल से इस समय वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और शमी ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, अब शमी को ऑब्वियसली आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब जब हार्दिक वापस आएंगे तो शायद सिराज को शायद बाहर बैठना पड़े अनफॉर्चुनेटली, जो कि खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पहले, इस वर्ल्ड कप में थोड़े ऑफ कलर रहे हो। लेकिन कल शमी ने और बुमराह ने जो बॉलिंग की बहुत शानदार थी, रोहित ने जो बैटिंग की बहुत शानदार थी। एक आध भले ही आप कहें वीक लिंक रह गया, भले ही श्रेयस अय्यर को थोड़ा फॉर्म में आना जरूरी है, थोड़ा सा वो भले ही एक वीक लिंक रह गया। कल सूर्य कुमार ने भी अच्छी बैटिंग की, तो थोड़े से जैसे कहते हैं ना, एक टिकिंग ऑल बॉक्सेस। बस मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सारे के सारे मैच जीत जाएं और वो बस एक बार सेमीफाइनल में जैसे पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगर कोई एक मैच हारना है तो प्लीज अभी हार जाओ, ठीक है ना। अभी जो अगले 2-3 मैच है उनमें से एक अगर कोई उसके बाद रूम फॉर एरर नहीं है। उसके बाद क्योंकि रूम फॉर एरर नहीं है, उसके बाद तो फिर दोनों ही जीतने। और वैसे खैर टिकट की मारामारी ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि वो अहमदाबाद के लिए और उसके लिए मुंबई के लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तो चांस है कि पाकिस्तान भी शायद ना पहुंचे, तो हमारा सेमीफाइनल भी अब तो मुंबई में ही होगा। तो मुंबई में सेमीफाइनल और अहमदाबाद में फाइनल, अब उसकी तैयारी हम पूरी करके बैठे हैं, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। और जो पिछली बार रह गया था मामला, वो इस बार होपफुली हो जाए। लेकिन कल वाली जो जीत थी ना, मुझे मतलब कि अब तक के जितने मैचेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग जीत लग रही थी कल वाली जीत जो थी। ये मानस है क्या? पिच खोद दी थी क्या मानस ने? 10 उनके विकेट, 9 हमारे विकेट, 19 विकेट चले गए यार मानस का। मानस, मैं सोच रहा था आशीष जी कि मैं भी गया नहीं था स्टेडियम, तभी भी इंग्लैंड की ऐसी हालत हो गई, अगर जाता तो क्या होता। हाँ वैसे इसीलिए नहीं गया था। मुझे याद नहीं कब का मैच है ये, एक बार किसी ने हमारे ऊपर ये एक्यूजेशन लगाया था कि आपने इंटरवल में पिच के नीचे चूहे छोड़ दिए थे वो खोदने के लिए पिच। लेकिन खैर कल बहुत ये इंग्लैंड ऑफ कलर रहा है, काफी ऑफ कलर रहा है इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन जैसा लग ही नहीं रहा है, एकदम लास्ट नंबर पर है वो। खैर एनीवे, ये तो बात हो गई मैच की। अब बात करते हैं मार्केट की आशीष। और क्या करना है इस हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है मार्केट में। आपको जो क्यूज पर नज़र रखनी है, मेरे ख्याल से एक चीज़ जो क्लियर है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। डोमेस्टिक नंबर्स आप देख लें, सारे के सारे बहुत शानदार आ रहे हैं। और इवन रिलायंस के नंबर्स की बात करें, रिलायंस पे मैं अपने आप को सिर्फ एक कमेंट तक लिमिटेड रखूंगा, एडिटोरियल नहीं दूंगा अपना। लेकिन रिलायंस के नंबर्स में भी जो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है, जैसे कि रिटेल और टेलीकॉम, जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है रिलायंस का, जो पूरा का पूरा इंडियन बिजनेस है, पूरा का पूरा इंडियन कंपनी, इंडियन हाउस होल्ड को केटर करता है, उसमें बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है। आप चाहे रिटेल के नंबर्स देख लें, चाहे टेलीकॉम के नंबर्स देख लें। ठीक है, अब तक रिलायंस को हम एक ऑयल टू केमिकल्स या एक अपस्ट्रीम कंपनी की तरह जानते थे, लेकिन अब रिलायंस का जो फोकस है वो क्लियरली एक कंज्यूमर बिजनेस पर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजनेस पर है, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो अपने आप में बता रहा है कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ चल रही है। मारुति की हमने बात की थी फ्राइडे को, कि नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, एंड आई वाज नॉट सरप्राइज कि एक अपग्रेड्स तगड़े आए मारुति पर सबके। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक चलेगा। सिप्ला में भी नंबर्स के बाद अपग्रेड्स आए। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आने वाला है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। कल एल&टी के नंबर्स आएंगे, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी रैली में जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका प्रॉक्सी है, सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, और स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। तो एल&टी के नंबर्स मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद वेंसडे को आएंगे वो आपके ऑटो सेल्स के नंबर्स, वेंसडे और थर्सडे को 2 दिन। उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी वॉच आउट करिए आप, स्पेशली 2 व्हीलर्स को, जहाँ मुझे लग रहा है कि नंबर्स हो सकता है काफ़ी स्ट्रांग हो। और उसके बाद ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट क्यू, वेंसडे नाइट को फेड की वो मीटिंग, और उसको हम रिएक्ट करेंगे थर्सडे मॉर्निंग को। हमारी एक्सपायरी भी होगी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की हो चुकी होगी, निफ्टी की होनी होगी, तो थर्सडे को बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज़, फ्राइडे को हम भले ही रिकवर हुए हों मिड कैप्स में, लेकिन मैं जो एक वार्निंग दे चुका हूँ मिड कैप्स में, अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए आप थोड़ा सा ना अपने आप को लार्ज कैप पे या अच्छी क्वालिटी के लार्जिश मिड कैप्स पर ही फोकस रखें। छोटे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अपना लक ट्राई ना करें, क्योंकि मार्केट ने 2-3 बार वार्निंग साइन दिए हैं आपको कि मुझे लग रहा है कि और यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स में एक जगह है 8-10% गिरने की, इंडेक्स में जगह है 8-10% गिरने की, तो समझिए आप स्टॉक्स कितना गिर सकते हैं। इसके लिए अगले कुछ दिन अच्छी क्वालिटी के शेयरों पर और लार्ज कैप स्टॉक्स पर फोकस करें। अच्छी क्वालिटी लार्ज कैप्स इन पे स्टिक करना है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। 12 निफ्टी कंपनीज हैं जो प्रोमिनेंट नाम मेंशन कर रहे थे, दरअसल मार्केट मूवर्स हैं, उनके नतीजे आने हैं। इनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और जो ये मेंशन कर रहे थे, ग्लोबली सेंट्रल बैंक एक्शंस पे नजर। कल बैंक ऑफ जापान, परसों फेड, और नरसों थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी उनकी क्रिकेट टीम होता ही रिलेवेंट है ग्लोबल लैंडस्केप में, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट। लेकिन इन सब के बीच में इंडिकेशंस गांधीनगर से आ रहे हैं कि हम 30-40, सुबह से ऐसे ही चल रहा है, 30-40 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ इस नए हफ्ते का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमारे एशियाई पियर्स जो हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमारे यहां कमबैक स्ट्रांग था फ्राइडे को 6 दिनों के दबाव के बाद, तो एशिया भी फ्राइडे को बेहतर करके गया था। आज सब जगह इसी तरह से मिला जुला कामकाज है। लार्जली फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद सारे एशियन मार्केट्स हल्के दबाव के साथ ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और अब दिखाता हूं हैंडओवर कैसा था यूएस से। फ्राइडे को यूएस में मिला जुला सेशन, कोई डाउ देखता तो 350 पॉइंट का दबाव था। उसके सामने नैस्डैक दरअसल इन ग्रीन बंद होता हुआ नजर आया। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय ताजा जो है, हालात इंप्रूव हो रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स इस समय 1/4 से आधे % के बीच मजबूत शुरुआत करने का मूड दिखा रहे हैं शाम को, जब यूएस के मार्केट्स कामकाज रिज्यूम करेंगे। तो यह है समीकरण। तो ऐसे में वो मिला जुला सेशन और डेटा पॉइंट्स, चाहे वो यूएस हो, चाहे हमास इजराइल के इश्यूज हो, क्या क्या डोमिनेट करेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सुबह जानना, उसकी बातचीत कर ली जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है भाई साहब? इस समय तो नैस्डैक चल रहा था और वो अमेजोन की वजह से चल रहा था, वो भी पुरानी खबर पे। हाँ, जो रिजल्ट रिएक्शन, हाँ रिजल्ट रिएक्शन था, वो भी थर्सडे को आ चुका था, तो इसलिए अदरवाइज कुछ चला नहीं। नैस्डैक भी, डाउ गिरा, S&P गिरा, गोल्ड $2000 के ऊपर निकल गया है। बॉन्ड यील्ड वही 5 के आसपास सस्टेन करी, बढ़ के गई है, लेकिन अराउंड 5, तो वो सेटअप बिल्कुल वैसे ही है। यूएस मार्केट अभी पिछले आप देखिए ना, लास्ट पूरे वीक में नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था, और नतीजे बैक कर रहे थे इकोनॉमिक इंडिकेटर पे। उसमें आप युद्ध भी शामिल कर लीजिए, तो उस पर रिएक्शन पूरा मार्केट दे रहा था। और आईटी में बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है और हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एक फैक्टर है जो दिखा रहा है कि शायद अब ऊंची कॉस्ट ऑफ फंड कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है। अब इसको कैसे समझा जाए कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा जो है हेज फंड वगैरह पोजीशन नहीं ले रहे हैं, और दूर हैं वो, और वो बेचने की लगातार राय अपने क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पॉज भी कर दिया, मान लीजिए कि फेड ने नहीं बढ़ाया, जिसकी संभावना बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग मान चल रहे हैं कि इस बार भी पॉज कर देंगे, तो वो 5% पे आप सस्टेन करा रहे हैं, 5-5.25% तक सस्टेन अगर कर रही है, तो ये आगे दिक्कत करेगी। इसीलिए आप देखिए कि मार्केट बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है। 5% गिरा है S&P लास्ट वीक में केवल। अब केवल नैस्डैक वहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर तेज़ी में रह गया, बाकी सब कमज़ोर हो गए हैं। दूसरी तरफ इसमें कोरिलेट करिए, अब ये जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, ये बहुत सीरियस नोट पे पहुँच गया है। इसमें गोल्ड का बढ़ना बहुत सीरियसली लेना चाहिए। $2000 के ऊपर जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स हेज कर रहे हैं। सारे सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड बाइंग की खबर आ रही है, और आप जब क्वार्टर क्लोज होगा तो आप देखिए सबकी रिपोर्ट्स भी आएंगी। तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट इसमें बहुत रिस्की जोन में है इंटरनेशनली, और उसमें कोई भी एक फैक्टर अपने आप में किसी दिन प्ले कर सकता है। वो रिस्क क्रूड का हो सकता है, वो युद्ध का हो सकता है, वो बॉन्ड यील्ड का हो सकता है, या इवन वो इलेक्शन का भी हो सकता है। हम लोग इलेक्शन फेज में भी जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा रिस्क इंडियन मार्केट के लिए है।
तो इसलिए मार्केट हमको लगता है कि कल एक उस सिचुएशन में था फ्राइडे को, लेकिन अपना मार्केट इतना गिर चुका है कि अब यहाँ से नेकेड शॉर्ट बनता नहीं है आपका किसी भी हालत में। अभी आप लॉन्ग भले ना करें लेकिन शॉर्ट भी फंस जाएंगे आप। ये है कहानी। तो फेड भाई साहब स्टेटस को, ये बाजार लाजी डाइजेस्ट करके चल रहा है कि दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ऐसे में जेरोमी पावेल साहब की कमेंट्री फिर इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं आगे का किस तरह का मूड मालूम मेंशन करते हैं। खैर, बाकी पीयर्स ने भी वैसे इस समय स्टेटस को करा है, जिन जिन के भी पॉलिसी मीट्स पिछले हफ्ते हो चुकी हैं। यह है ग्लोब की कहानी। इन सब में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग दरअसल बैंक ऑफ जापान है, जो कल आउटकम देगा। हालांकि हम डरते रहते हैं, करता ज्यादा नहीं है, फिर भी देख लेंगे, फिर भी वॉच आउट करने की जरूरत। खैर, ये है ग्लोबल समीकरण। अब आइए हमारे ट्रेड सेटअप पे। वो फ्राइडे का, या कह लीजिए सीरीज के पहले दिन के अपटिक्स के बीच में हमारा सेटअप दरअसल है कैसा, हुआ क्या उस फ्राइडे के दिन, ये जान लिया जाए। ये पुलबैक में क्या सेटअप के समीकरण बदल रहे हैं, या हमारा सेटअप आज मंडे के लिए है कैसा? सेटअप बहुत मिक्स्ड है। सेटअप में आप अपने हिसाब से जो खोजना चाहें, अगर आप बोलें बेहतर है तो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एफआईआई की फिर सेलिंग हुई, 1500 करोड़ की सेलिंग हुई, और अब एक्सपायरी वाले दिन के लिए तो हमने कह दिया था कि इसको हम एक बार के लिए नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी थी तो आर्बिट्राज पोजीशन अनबाउंड हुई होगी। फर्स्ट डे तो सीरीज में कुछ नहीं कह सकते, ऐसा प्योर सेलिंग है फ्राइडे को। और एक और चीज़, तेज़ी वाली मार्केट में सेलिंग है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अभी भी एफआईएस का टेक्सचर वही रहने वाला है कि वो सेल करेंगे। और डीआईएस ने सामने 300 करोड़ ही बाय किया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 300 करोड़ बाय किया। हालांकि फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई, इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 111 करोड़ बिके, और स्टॉक फ्यूचर्स में 373 करोड़ की बाइंग हुई। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे फ्राइडे को आशीष, कि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट भी जोड़े और लॉन्ग भी जोड़े। 4000 के करीब शॉर्ट जोड़े और 4500 के करीब 4000 के करीब लॉन्ग जोड़े और 4500 के करीब शॉर्ट जोड़े। तो लॉन्ग शॉर्ट अभी भी उतना ही है, उसी रेशो में 12% to 88% के करीब का रेशो है। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखें तो वो भी मिक्स था। हालांकि उसमें एक चीज़ जो क्लियर थी, कॉल बाइंग ज़्यादा हुई कंपेयर टू कॉल सेलिंग, और पुट सेलिंग ज़्यादा हुई कंपेयर टू पुट बाइंग। तो एटलीस्ट एक रिलीफ लग रहा है मार्केट में। मेरा मानना अब ये है कि एक बार के लिए जो एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है, कि एक फ्राइडे के लो के साथ या थर्सडे के लो के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग ट्रेड रखें। अगर वो टूट गए लेवल्स तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है। पहले फ्राइडे का लो और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्सडे का लो। पुट कॉल रेशो पे 0.96 पर है वर्सेस 0.82, तो पुट कॉल रेशो में हमको कुछ ज़्यादा मिला नहीं, और ऑब्वियसली बैन में तो अभी कोई स्टॉक है नहीं क्योंकि एक ही दिन हुआ है। तो सेटअप को मैं कहूँगा कि मिक्स्ड है, मिला जुला सेटअप है। जिस तरह का आपके जहन में बाजार को लेकर मूड है, वैसे ही सेटअप में आपको चीजें टटोलने को मिल जाएगी। तो ऐसे में उतना ही टफ हो गया फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करा जाए। ग्लोबली तस्वीर कुछ और है, लेकिन लग रहा है कि अब यहां से गुंजाइश शायद दबाव की ना नजर आए। सेटअप मिला जुला है। तो निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। ये 6 दिनों के दबाव के बाद, 6 दिनों में 0.5% का डीप कट था, उसके बाद एक फौरी सी रिलीफ थी फ्राइडे को, 1% का उछाल देखने को मिला। दिन के हाइस के आसपास जाके भारतीय बाजार बंद हुए। अच्छा, हमने शुरुआत में जब शो की आगाज ही करा था तब कहा था कि फ्राइडे का रेंज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिफाइंड मार्कर्स है हमारे। नीचे टूटा तो ऊपर गया तो ऐसे में क्या इस समय नो ट्रेड जोन है, या फिर अप्रोच रखें क्या? नहीं, नो ट्रेड जोन नहीं है मार्केट में। अप्रोच मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आज की रणनीति पे आऊँ उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा, निफ्टी ने बेरिश क्रॉसओवर बनाया है। ओके, बेरिश क्रॉसओवर, कौन सा बेरिश क्रॉसओवर बनाया है? निफ्टी का जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो निफ्टी के 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो 20 दोनों, सिंपल भी और वाला नीचे आ गया, लाल वाला। हाँ, और सिंपल भी और दूसरा भी एक्सपोनेंशियल भी, दोनों जो हैं उन्होंने एक बेरिश क्रॉसओवर बनाया। 20 डेमा 50 डेमा के नीचे आया, इवन 20 डीएमए 50 डीएमए के नीचे आया। नॉर्मली जब ये क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद मार्केट में एक बड़ी रैली नॉर्मली नहीं आती है जब तक आप इसको वापस नेगेट ना कर लें। और रैलीज जो होती हैं वो इनमें रिस्क रहता है एक सेलिंग आने का एक क्रॉसओवर के बाद बस। लेकिन एक चीज़ है कि क्रॉसओवर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, मतलब जब मार्केट में हो चुका होता है इवेंट उसके बाद होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो एक जैसे कहते हैं ना, हमारे जैसे जो ओल्ड टाइमर्स हैं वो अभी भी इसको काफी इंपॉर्टेंस देते पिछली बार जब टूटा था तो गिरा काफी था। हाँ, फिर एग्जैक्टली, जब वापस करेक्ट हुआ तो तेजी अच्छी बनी। एग्जैक्टली। तो इसके लिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान में रखना जरूर है। खैर, अब आज की अप्रोच पे आते हैं। आज हमारा पहला सपोर्ट है 18926 फ्राइडे का लो,
और बड़ा सपोर्ट है 18,837 थर्सडे का लो। देखिए एक अप्रोच मेरी ये है कि अगर गैप डाउन मिल रहा है, गैप डाउन वैसे कह नहीं सकते इसको, लेकिन अगर डाउन टिक मिल रही है इसको, एक बार के लिए बाय ट्रेड अप्रोच करें 19,000 टू 19,050 के जोन में एक बार के लिए खरीद लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें फ्राइडे के लो का 18,926 का। ये ट्रेड अगर चलेगी तो अच्छा आपको 2:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड देगी, ठीक है ना। मतलब इसमें होगा क्या, आपका रिस्क होगा करीब करीब 70-75 पॉइंट्स का और आपका रिवॉर्ड होगा करीब करीब 150 पॉइंट का। ये मुझे लग रहा है पॉसिबल है। 150 पॉइंट का रिवॉर्ड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लिया तो 19,163 तक की जगह ओपन है। 19,163 क्या है, आपका सबसे पहला शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 5 डे में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इतना उथा बथल रहा है तो इसके लिए 5 डे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हम नॉर्मली 10 डे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार 5 डे भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपने ट्रेड ली और अगर वो स्टॉप लॉस बच गया तो 19,163 के आसपास मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है। और 19,251 ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये आपका कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन है 19,251, ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो उसके बाद इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक करें इस लेवल पर। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और मार्केट रिवर्सल दे, देखिए ये बहुत जरूरी है, अगर मार्केट रिवर्सल दे 19,150 और 200 के जोन को रिजेक्ट करे अगर, तो इस जोन में बेचें और 19,251 का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा जैसे ही 19,150 आया आपने बेच दिया, वो नहीं। अगर वो आपको दिखाए कि 19,150 टू 19,200 में रेजिस्टेंस आ रही है और मार्केट उसको फेल कर रहा है और उस पर एक बड़ा रेड बार बना दिया मान लो उसने, तो एक साइन होगा आपको कि यहाँ हॉल्ट आ गया। हॉल्ट का कंफर्मेशन मिल जाए तो सेल करें यहाँ पर और 19,251 का स्टॉप लॉस लगा दें यहाँ पर। बहुत बढ़िया। ये है मंडे का निफ्टी का हमारा अप्रोच। लेवल स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली मार्क भी कर दिए आपके लिए, नोट डाउन करते हैं। चलिए निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे। फ्राइडे तो खैर पुल बैक का दिन था, लेकिन ये वो पॉकेट है जो ज्यादा दिक्कत झेल रही है। इसमें क्या अप्रोच रखें? अगर वो निफ्टी में इस तरह की रणनीति, तो निफ्टी बैंक भी वो पॉकेट है जो थोड़ा सा रिलीफ देती हुई नजर आएगी। हाँ, निफ्टी बैंक में देखिए पता है क्या प्रॉब्लम क्या होती है, निफ्टी बैंक सीधा आजकल 500-800 पॉइंट मूव करता है। वो उसमें मतलब कोई बीच की जगह छोड़ी नहीं है उसने, या तो 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे। अभी इसमें एक डार्ट वाला गेम है, अगर आपको लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं लेवल्स बता देता हूँ। पहला सपोर्ट है 42,482 का जो कि फ्राइडे का लो था, और बड़ा सपोर्ट है 42,105 का जो कि थर्सडे का लो था। एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड अगर 42,600 टू 42,700 मिल जाए, ये वाला जो गैप डाउन हो रहा है इसकी वजह से, ये लेने की सबसे अच्छी जगह है। और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें 42,482 का। और अगर ये ट्रेड चली तो आपको 43,186 यहाँ तक की एक स्विंग मिलेगी जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार के लिए मार्केट उसको वापस अपसाइड पे भी टेस्ट करेगा। लो साइड पे तो हमने ब्रेक कर दिया, एक बार के लिए अपसाइड पे भी टेस्ट करेगा ये देखने के लिए कि वहाँ रेजिस्टेंस है या नहीं है। और बड़ा रेजिस्टेंस है 43,500 कॉल राइटर्स का जोन। मेरे ख्याल से 43,186 इतनी जल्दी क्रॉस नहीं होगा, तो उसके आसपास अगर रिवर्सल मिले, रिवर्सल का वेट करें, हायर लेवल पे रिवर्सल का वेट करें, रिवर्सल मिले वहां पर सेल करें और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। ये होगी बैंक निफ्टी पर अप्रोच। बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की मंडे की अप्रोच।